अ, दोस्तों, दोस्तों, लिखावट के लिखावट के इस इस कार्यक्रम में आप कार्यक्रम सबका में आप सबका स्वागत है। स्वागत है। यह साल यह बीत रहा साल है बीत रहा है और हम लोगों ने और हम ये लोगों ने ये 2 साल से 2 साल से कोरोना की वजह कोरोना से की वजह से साहित्यिक साहित्यिक गतिविधियों में एक गतिविधियों में एक मंदी रही। मंदी रही। इस साल तो इस साल तो कार्यक्रम बहुत हुए, कार्यक्रम बहुत हुए, लेकिन अधिकांश लेकिन अधिकांश ऑनलाइन। ऑनलाइन। उसके बाद उसके बाद जैसे 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 साल जैसे बीतता साल रहा, बीतता रहा, कोरोना मंद कोरोना पड़ा, मंद पड़ा, तो थोड़ी तो गतिविधियां थोड़ी बढ़ी। गतिविधियां बढ़ी। लेकिन ऐसा हमें लेकिन लगता ऐसा है हमें कि लगता है कि गतिविधियां गतिविधियां कम हुई, कम हुई, लेकिन लेकिन जो चारों तरफ जो से चारों खबरें तरफ आई, से खबरें आई, आ, आ, उसको ध्यान में उसको रखते हुए ध्यान हम में कह रखते हुए सकते हम हैं कह सकते हैं कि कि 2021 में भी 2021 में भी साहित्यिक गतिविधियां साहित्यिक चलती गतिविधियां रही। चलती रही। और चूंकि साल बीत रहा है, तो लिखावट ने सोचा कि एक साल भर की गतिविधियों पर एक समीक्षा, एक नज़र डाली जाए, एक समीक्षा की जाए। लिखावट ने भी बहुत सारे कार्यक्रम किए, कविता पाठ से लेके साहित्यिक पत्रिकाओं तक। आ, हमने बात की, पत्रिकाओं पर बात की, कवियों पर बात की। तो आज लिखावट ने कौशल किशोर को वार्षिक गतिविधियों पर नजर डालने के लिए आमंत्रित किया है। तो कौशल किशोर उस पर नजर डालेंगे। कौशल किशोर कवि हैं, पत्रकार हैं, संपादक हैं और जन संस्कृति मंच के एक सक्रिय मेंबर भी हैं। अच्छी बात यह है कि पूरे साल उन्होंने साहित्यिक गतिविधियों पर नज़र बनाए रखा है, और मुझे लगता है कि वो गतिविधियों के बारे में हमें बहुत सारी बातें आज बताएंगे। तो मैं अब सीधे कौशल किशोर जी को आमंत्रित करता हूँ। कौशल किशोर जी। कौशल किशोर जी। नमस्कार मिथिलेश जी। और लिखावट के इस मंच पर चंद्रेश्वर जी हैं, शिव कुमार पराग जी हैं, युवाओं की भी एक अच्छी उपस्थिति है, रुपेश कुमार जी हैं, कवि कुंड हैं, ज्योति शुक्ला हैं, और भी साथी इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे। हमारा 2021 का यह साल समाप्त हो रहा है, और 2 साल जिस तरह से बीता है और जिस तरह के हालात से हम सबको गुजरना पड़ा है, शायद हम लोगों के जीवन में ऐसी स्थिति इससे पहले मैंने तो अपने जीवन में कभी नहीं देखी। लेकिन कहते हैं ना कि साहित्य, सृजन, कविता, कहानी, विचार ऐसे समय में, संकट के समय में मनुष्य को ज्यादा ही चीजें उद्वेलित करती हैं, और ये सब चीजें सृजन के माध्यम से अभिव्यक्त होती हैं। और यह हमने पिछले साल जब कोरोना की चपेट में हम लोग थे, पहली लहर का दौर था, लाखों मजदूरों को अपने स्थान से प्रवासित माने छोड़ के अपने गांव की तरफ, अपने घर की तरफ लौटना पड़ा। बद इंतजामी का पूरा माहौल था। उस दौर में भी नए माध्यम की तलाश हुई, और सोशल मीडिया
उसका एक डिजिटल माध्यम मुख्य माध्यम बना। लेकिन यह साल जिसमें दूसरी लहर रही और वह पिछले से ज्यादा ही कहीं भयानक रही, तो इस साल में साहित्यिक सांस्कृतिक गतिविधियों ने ज्यादा ही जो जैसे कि 2020 में सृजन के लिए एक माहौल तैयार किया, उद्वेलन था, तो इस साल प्रकाशन की दिशा में काफी चीजें आई। तो मैंने एक छोटा सा पर्चा तैयार किया है, क्योंकि हो सकता है शायद अपना वक्तव्य मौखिक रूप से देने में कुछ चीजें आए, कुछ चीजें छूट जाएं, तो इसलिए। और यह भी बात है कि देखिए, पूरे साल पर अगर हम गौर भी करेंगे तो बहुत सारी चीजें छूट भी जाएंगी। तो जो चीजें हमारी नजर में आई हैं, हमारी आंखों के सामने से गुजरी हैं, उसी की एक झलक मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। एक छोटा सा पर्चा है जो मैं आपको के सामने प्रस्तुत करता हूं कि साल 2021 बीत रहा है। कैसा रहा इस साल का साहित्यिक परिदृश्य? साहित्य समाज से निरपेक्ष नहीं होता है। समाज में होने वाली हलचलों, घटनाओं, परिघटनाओं आदि का उस पर असर होता है। 2021 के साल में जहां एक तरफ कोरोना की दूसरी लहर की भयावहता थी, इसे लेकर सरकारी अव्यवस्था का आलम था, वह आपदा में अवसर तलाश रही थी, राजनीतिक उठापटक का जोर था, तो दूसरी तरफ यह साल किसानों की जीवटता और अदम्य संघर्ष का साबित हुआ। कोरोना की दूसरी लहर ने जनजीवन को तबाह किया, लोगों को भारी मुसीबत का सामना करना पड़ा। ऐसे समय में सरकार से आम लोगों की अपेक्षा थी, पर वह आमतौर पर अनुपस्थित दिखी, क्योंकि जब भी संकट आता है, हालात खराब होते हैं, तो जनजीवन, जनता सरकार की तरफ देखती है, उससे अपेक्षा करती है। लेकिन इस दूसरी लहर के दौरान आमतौर पर सरकार गायब या अनुपस्थित दिखी। सरकार चुनाव में व्यस्त रही, जीवन बचाने से अधिक उसे कुर्सी की चिंता थी। इसका नतीजा सामने आया, लोगों को अपने जीवन के सबसे बुरे दिनों के बीच से गुजरना पड़ा। हमने अपने बहुत से प्रियजनों को खोया, लेकिन एक सकारात्मक बात यह रही कि 3 कृषि कानूनों को लेकर किसानों ने अपने संघर्ष में जिस समर्पण और संघर्ष क्षमता का प्रदर्शन किया, उसने मोदी सरकार की गुरूर को तोड़ने का काम किया। यह मिथ भी खंडित हुआ कि मोदी सरकार आंदोलनों के आगे झुकती नहीं है। आखिरकार किसान आंदोलन से यह मिथ खंडित हुआ। सरकार 3 कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए बाध्य हुई। किसान आंदोलन भारतीय समाज की जीवंतता का प्रमाण साबित हुआ। स्वाभाविक है कि इसका असर साहित्य में और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में देखने में आया। साहित्यिक गतिविधियां जो 2020 में कोरोना की वजह से प्रभावित हुई थी, वह बहुत कुछ पटरी पर आई। हम यहाँ इस वर्ष के साहित्यिक परिदृश्य की चर्चा करेंगे। यह साल हिंदी के कथाकार, उपन्यासकार फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म शताब्दी का साल रहा है। 4 मार्च 1921 को उनका जन्म हुआ था और 11 अप्रैल 1977 को निधन। रेणु के साहित्य, जीवन और कर्म को लेकर विविध आयोजन हुए। सोशल मीडिया से लेकर डिजिटल माध्यम पर उन पर चर्चा हुई। इस दौर की महत्वपूर्ण बात यह थी कि गांव से लेकर महानगर तक रेणु की गूंज रही।
कथाकार शिवमूर्ति के गांव कुरंग में 4 मार्च को आयोजन हुआ, तो वहीं पटना, भागलपुर से लेकर दिल्ली तक रेणु साहित्य पर अनेक कार्यक्रम हुए। पत्रिकाओं ने रेणु पर केंद्रित विशेष अंक निकाले। उनमें कथा देश, मुक्तांचल, सृजन सरोकार, सृजन लोक, जनपथ, माटी, संवेद, बनास जन, प्रयागपथ आदि प्रमुख थे। दिल्ली के आयोजन में 11 पत्रिकाओं का एक साथ विमोचन हुआ। विपरीत परिस्थितियों में हिंदी समाज द्वारा रेणु को याद करना इस साल की विशिष्ट साहित्यिक परिघटना रही है। यह साल कला, साहित्य, संस्कृति, इतिहास, शिक्षा, राजनीति, समाज आदि क्षेत्रों से दिवंगत हुए लोगों के लिए हमेशा याद किया जाएगा। इन्हें दिवंगत कहना सही नहीं है। ये सभी कोरोना महामारी और सरकारी बद इंतजामी के शिकार हुए। इनसे समाज और साहित्य को बहुत कुछ मिलना था, इसलिए इन्हें शहीद कहा जाना चाहिए। इनकी सूची बनाई जाए तो सैकड़ों में नहीं, हजारों में होगी। उनका नाम उल्लेख करना संभव नहीं। याद किया जाना चाहिए कि यह वक्त था जब सत्ता में ऐसे हम भारत के लोग थे जिनकी आंखों में सेकुलर भारत शूल की तरह चुभता था, और यही समय है जब कोरोना सबसे ज्यादा हमलावर था। उसका हमला जानलेवा था, पर उनकी तुलना में गौर कीजिए कि उनकी तुलना में कोरोना कहीं ज्यादा सेकुलर था। त्रिलोचन कहते हैं कि जीवन की शैया पर आकर मरण सो गया, कि जीवन की शैया पर आकर मरण सो गया। और यह जो उम्मीद है, क्योंकि उस दौर को याद करिए, लोग उम्मीद से जाते थे कि यह जो उम्मीद है इसमें कोई उम्मीद नहीं, यह आदमी को लाश में बदलने की फैक्ट्री है। यहाँ जीना कठिन है, मरना आसान। हिंदुस्तान में फैल रहा है शमशान और कब्रिस्तान। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान की यही हकीकत है। साहित्य इस हकीकत से कैसे मुंह मोड़ सकता है? कहते हैं कि मुसीबत में क्या कविताएं साथ होंगी? कहा भी जाता है कि दुख कहने से वह हल्का होता है। कोरोना के दौरान बड़े पैमाने पर साहित्य सृजन हुआ। रचनाकारों के अंदर का उद्वेलन उनके सृजन में अभिव्यक्त हुआ। कविताओं के कई साझा संकलन आए। पिछले साल दर्द के काफिले का प्रकाशन हुआ। इसमें 87 कवियों की कविताएं थीं। विजेंद्र और राम कुमार कृषक जैसे वरिष्ठ कवि, तो मोहित पांडे जैसे अत्यंत युवा कवि उसमें शामिल थे। तो इस साल तिमिर में ज्योति जैसे, जिसका संपादन अरुण होता ने किया, छप कर आया। इसमें हिंदी के 43 कवियों की कविताएं हैं। अशोक बाजपेयी और राजेश जोशी जैसे वरिष्ठ कवि हैं, तो गोलेंद्र पटेल जैसे युवा कवि शामिल हैं। कवि और आलोचक श्री प्रकाश शुक्ल की किताब महामारी और कविता भी इस दौरान आई, और एक नया नाम भी उनकी ओर से कोरोजीवी दिया गया। अब यह विचार का विषय रहेगा कि यह इस दौर के साहित्य या कविता को क्या कोरोजीवी नाम दिया जाना चाहिए है, या यह जैसे कि हर दौर में कुछ खास नाम दिए जाते रहें समकालीन कविता में, यह भी क्या उसी की तरह का तो नहीं? कई पत्रिकाओं ने कोरोना केंद्रित अंक निकाले। इसके द्वारा न सिर्फ इस समय की पड़ताल की गई और इस दौर की रचनाशीलता को सामने लाने का काम हुआ, बल्कि मानव इतिहास की त्रासदियों पर भी इसके द्वारा चर्चा की गई। अभिनव कदम
जिसके संपादक जयप्रकाश धूमकेतु हैं, और जनपथ जिसके संपादक अनंत कुमार सिंह हैं, ऐसी ही पत्रिकाएं रही हैं। यह साहित्य द्वारा त्रासदी में जीवन और मनुष्यता की तलाश है, उसकी प्रतिष्ठा है। इस बात का भी रेखांकन है कि चाहे जैसी भी विकट परिस्थितियां हो, वे जीवन की राह में अड़चनें जरूर पैदा करती हैं, फिर भी अड़चनों के पार जीवन की धारा सतत बहती रहती है। साहित्य इसी धारा को प्रवाहमान बनाता है। इस दौर का साहित्य इस बात का प्रमाण है। हिंदी कवि और गद्यकार मंगलेश डबराल का कोरोना संक्रमित होने से बीते साल 9 दिसंबर को निधन हुआ। इस साल उन पर पाखी, परिकथा, पहल, दुनिया इन दिनों, आधारशिला आदि अनेक पत्रिकाओं ने स्मृति लेख प्रकाशित किए। उनकी पहली बरसी पर समकालीन जनमत, लिखावट जैसे मंचों ने कार्यक्रम आयोजित किए। 9 दिसंबर रघुवीर सहाय का भी जन्मदिन है। दिल्ली प्रेस क्लब में दोनों रचनाकारों को लेकर कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसमें फांसीवाद विरोधी सांस्कृतिक अभियान का प्रस्ताव भी लिया गया। कोरोना की दूसरी लहर में जनवादी कथाकार रमेश उपाध्याय का निधन हुआ। वे कथन पत्रिका के संस्थापक संपादक भी रहे हैं। उन पर केंद्रित इसका नया अंक उनके रचनाकार के व्यक्तित्व के विभिन्न पक्षों को अनावृत करता है। सुरेंद्र मनन, जबरीमल पारख, हबीब कैफी, जितेंद्र भाटिया, नक्षत्र, हरीश राय, प्रियदर्शन, प्रेम जन्मेजय आदि के संस्मरण रमेश जी के बहुआयामी व्यक्तित्व को जानने समझने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। यह भारतीय स्वाधीनता का अमृत महोत्सव वर्ष यानी 75वां वर्ष है। संजीव, राजेश जोशी, दिविक रमेश आदि साहित्यकारों ने भी इस साल अपने जीवन के 75 साल पूरे किए। सहयोग पत्रिका का प्रवेशांक संजीव के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर केंद्रित विशेषांक के रूप में हमारे सामने है। इस पत्रिका के प्रधान संपादक कवि कथाकार शिव कुमार यादव और संपादक कवि निशांत हैं। आसनसोल, पश्चिम बंगाल में इसका विमोचन तथा संजीव के रचना कर्म पर विशद चर्चा हुई। इसी तरह का आयोजन संजीव के गृह नगर बांगर कला तथा सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश में भी हुआ। लखनऊ से नलिन रंजन और ज्ञान प्रकाश के संपादन में निकलने वाली पत्रिका कविता विहान ने राजेश जोशी और संतोष श्रेयांश के संपादन में निकलने वाली पत्रिका सृजन लोक ने दिविक रमेश पर विशेषांक निकाला। राजेश जोशी और दिविक रमेश पर सोशल मीडिया और डिजिटल मंच के माध्यम से उनके 75वें जन्म वर्ष में कार्यक्रम आयोजित किए गए। दिविक रमेश पर लिखावट की ओर से भी आयोजन हुआ। हमारे इस मंच के द्वारा भी दिविक रमेश को लेकर के आयोजन हुआ था, जिसमें अरुण होता भी शामिल हुए थे। उद्भ्रांत हमारे समय के महत्वपूर्ण कवि, गीतकार और गद्यकार हैं। औरंगाबाद, महाराष्ट्र से निकलने वाली त्रैमासिक पत्रिका नागफनी ने उन पर विशेषांक निकाला। इसमें संस्मरण, साहित्य समीक्षा, पुस्तक समीक्षा, साक्षात्कार जैसे स्तंभ के माध्यम से रचनाकार के व्यक्तित्व को उकेरा गया है। इस तरह कई पत्रिकाओं ने रचनाकारों पर केंद्रित अंक निकाले। 2020 का वर्ष लॉकडाउन का वर्ष था। सामाजिक और साहित्यिक गतिविधियां ठप सी हो गई थी। पत्रिकाओं और पुस्तकों का प्रकाशन बुरी तरह प्रभावित था। कहते हैं, जब एक राह बंद हो जाती है तो नए राह की तलाश होती है। कोरोना त्रासदी से
रचना और विचार की जमीन तैयार हुई। सोशल मीडिया और डिजिटल माध्यम इन्हें सामने लाने के मंच बन गए। अधिकांश पत्रिकाएं प्रिंट फॉर्म में न होकर डिजिटल रूप में सामने आईं। लिखावट की संदर्भ में जो भूमिका रही उसे अवश्य रेखांकित किया जाना चाहिए। कविता और विचार पर तो इस मंच से नियमित कार्यक्रम हुए ही। महत्वपूर्ण साहित्यिक पत्रकारिता को लेकर भी महत्वपूर्ण कार्यक्रम किए गए। उसके 11 अंक आयोजित किए गए, जिनमें दुनिया इन दिनों, पहल, चिंतन दिशा, सृजन सरोकार, मुक्तांचल, मधुमती, रेवांत, पाठ, जनपद, अभिव्यक्त, देशज, प्रसंग, सोच विचार, प्रेरणा अंश आदि दर्जनों पत्रिकाओं के माध्यम से लघु पत्रिका आंदोलन, उसकी भूमिका, उसकी जरूरत है, उसके परिप्रेक्ष्य पर चर्चा की गई। 2021 में हम इस दिशा में गुणात्मक परिवर्तन देखते हैं। दिव्य रमेश जी को नमस्कार। हाँ, मैंने पहले ही चर्चा की कि दिव्य रमेश जी इस साल उन्होंने अगस्त में 75 साल पूरा किया और हम सब लोगों ने लिखावट की ओर से उस समय भी उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी थी, कार्यक्रम भी आयोजित किए। आज मैं अपनी ओर से और यहाँ सभी मित्रों की ओर से उन्हें एक बार फिर शुभकामनाएं देता हूँ। 2021 में इस दिशा में गुणात्मक परिवर्तन देखते हैं। पत्र पत्रिकाएं अपने सामान्य रूप में आने लगी हैं। वहीं पुस्तक प्रकाशन की दिशा में तेजी देखने को मिली है। लखनऊ समेत अनेक शहरों में पुस्तक मेले का आयोजन हुआ। 2022 के पुस्तक मेले को ध्यान में रखकर अनेक प्रकाशक सक्रिय हैं। इस दौरान कविता, कहानी, आलोचना, संस्मरण, विचार की अनेक किताबें छपकर आई हैं। कह सकते हैं कि 2020 ने रचनात्मकता को उद्वेलित किया तो 2021 ने प्रकाशन के लिए एक जमीन तैयार की। प्रकाशकों के पास पांडुलिपियों का ढेर एकत्र हो गया है। बड़ी मात्रा में किताबें छप कर आ रही हैं। सबकी चर्चा करना यहाँ संभव नहीं है, बस उनकी एक झलक यहाँ प्रस्तुत है। हाल के वर्षों में नए प्रकाशन केंद्र उभरे हैं। इन केंद्रों की सक्रियता रेखांकित करने वाली है। बड़े प्रकाशकों का एकाधिकार और वर्चस्व टूटा है। इस साल कविताओं के कई साझा संकलन आए। अगोरा प्रकाशन ने प्रतिरोध में कविता प्रकाशित किया, जिसका संपादन कवि रंजीत वर्मा ने किया। इसमें हिंदी समेत 12 भारतीय भाषाओं की कविताएं शामिल हैं। मंगलेश डबराल ने इसकी भूमिका लिखी है। जुटान के मंच पर वह मंगलेश डबराल का प्रतिरोध की कविता पर अंतिम व्याख्यान था। वह पूरा व्याख्यान इसकी भूमिका के रूप में वहाँ इस साझा संकलन में दिया गया है। इसी प्रकाशन से सीमा आजाद का जेल संस्मरण, औरत का सफर, जेल से जेल तक प्रकाशित हुआ। सृजन लोक प्रकाशन ने कवि संतोष श्रेयांश के संपादन में मेरे पिता शीर्षक से पिता विषयक कविताओं का संकलन निकाला। इसमें 160 कवियों की कविताएं शामिल हैं। रुद्रादित्य प्रकाशन की ओर से कसौटी पर कविताएं संकलन आया। इसमें 25 कवियों की कविताएं और उन पर उनकी आलोचना है। संपादन नीलोत्पल रमेश का है। जगदीश नलिन हिंदी के वयोवृद्ध कवि हैं, 80 पार के कवि हैं। इस कोरोना काल में उनकी सृजनात्मक सक्रियता देखते ही बनती है। वह हर रोज हिंदी के कवि की कविता का अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं और उसे फेसबुक पर पोस्ट करते हैं।
ऐसी ही कविताओं का संकलन सृजन लोक प्रकाशन ने इन नो टाइम शीर्षक से छापा है। इसमें 101 कवियों की कविताएं शामिल हैं। वरिष्ठ कवि राम कुमार कृषक कोरोना काल में रचनात्मक रूप से काफी सक्रिय रहे। लोकोदय प्रकाशन ने उनकी कोरोना कालीन कविताओं का संकलन साधो कोरोना जनहंता नाम से प्रकाशित किया। कवित्री शुक्ला चौधरी का निधन कोरोना से लड़ते हुए हुआ। उनकी कविताओं का संकलन अनछुआ रह गया आकाश न्यू वर्ल्ड पब्लिकेशन ने प्रकाशित किया है। इस प्रकाशन ने इस साल हिंदी के 17 कवियों की चयनित कविताओं का संकलन प्रकाशित किया है। इसी प्रकाशन से मीना सिंह का कथा संग्रह अंधेरी सुरंग भी आया। उनके 2 कविता संग्रह काली कविताएं और अशुभ बेला की शुभ कविताएं भी इस साल आए। चंद्रेश्वर हमारे समय के महत्वपूर्ण कवि और आलोचक हैं। उनका 3रा कविता संग्रह डुमराव नजर आएगा और भोजपुरी गद्य कृति हमार गांव रश्मि प्रकाशन से आया। इस दौरान रश्मि प्रकाशन काफी सक्रिय रहा और इस प्रकाशन ने आशाराम जागृत की चर्चित अवधि काव्य गाथा पाही माफी का भी प्रकाशन किया और अब उसका 2रा संस्करण भी आने वाला है। परिकल्पना की ओर से 2 चर्चित कवि मिथिलेश श्रीवास्तव का 3रा कविता संग्रह औरत ही रोती है पहले प्रकाशित हुआ और इस संग्रह की काफी चर्चा रही। यह भारतीय जनतंत्र के क्षरण का काव्यात्मक दस्तावेज है। नवारुण प्रकाशन ने किसान आंदोलन को केंद्र कर कई किताबें प्रकाशित की। बलवंत कौर और विभास वर्मा के संपादन में प्रकाशित किसान आंदोलन लहर भी, संघर्ष भी, जश्न भी प्रमुख है। इसी प्रकाशन से उर्मिलेश के संस्मरणों का संकलन गाजीपुर में क्रिस्टोफर कार्डवेल और शीर्षस्थ कथाकार शेखर जोशी का मेरा औलिया गांव आया। इस साल इन दोनों की काफी चर्चा रही। इसी तरह कथाकार सुभाष चंद्र कुशवाहा की भील विद्रोह संघर्ष के 125 साल ने भी जन इतिहास में रुचि रखने वालों को आकर्षित किया। इस साल सेतु प्रकाशन, प्लेग प्रकाशन, सर्वभाषा ट्रस्ट, बोधि प्रकाशन, भावना प्रकाशन, रश्मि प्रकाशन, रुद्रादित्य आदि, लोकोदय आदि काफी सक्रिय रहे। बड़ी संख्या में यहाँ से किताबें आई हैं या आने वाली हैं। विश्व पुस्तक मेला को ध्यान में रखकर तैयारी है। सेतु प्रकाशन ने कई महत्वपूर्ण पुस्तकें छापी है। आनंद सुवर्मा की पत्रकारिता का अंधा युग, ज्ञान रंजन की जैसे अमरूद की खुशबू, संजीव की पूर्वी बयार आदि प्रमुख है। प्रलेख प्रकाशन से कवि और पत्रकार सुभाष राय की गद्य कृति अंधेरे के पार आई है। यह कई रचनाकारों पर लिखे आलोकों का संग्रह है। रणेंद्र का उपन्यास गूंगी रुलाई का कोरस इस साल आया और काफी चर्चित हुआ। वरिष्ठ कवित्री शोभा सिंह का 2रा कविता संग्रह यह मिट्टी दस्तावेज हमारा गुलमोहन ने प्रकाशित किया। ममता कालिया की जीते जी इलाहाबाद पर केंद्रित संस्मरणात्मक कृति है जो इस साल आई। वरिष्ठ आलोचक राम निहाल गुंजन की आलोचना पुस्तक भी इस साल आई। उनके संपादन में गजल सप्तक आया। वहीं जनवादी गजलकार डीएम मिश्र के संपादन में गजल एकादश गजल के पाठकों के बीच चर्चा में है। बोधि प्रकाशन ने भी कई कविता संग्रह प्रकाशित किए। उनमें शैलेंद्र शांत का सुने तो कोई, राजकिशोर राजन का जीवन जिस धरती का, विशाखा मुलमुले का पानी का पुल आदि प्रमुख हैं। वरिष्ठ प्रगतिशील उपन्यासकार राजेंद्र राजन का उपन्यास लक्ष्यों के पथ पर, सुरेश कांटक का कथा संग्रह अनावरण,
जितेंद्र कुमार का कथा संग्रह अग्निपक्षी, युवा कथाकार प्रद्युम्न कुमार सिंह का कथा संग्रह जबरापुर, उषा राय का कथा संग्रह हवेली इसी साल प्रकाशित हुआ। शिव कुशवाहा, दिलीप दर्श समेत अनेक युवा रचनाकारों की कृतियां इस साल आई। सार रूप में कहा जा सकता है कि 2021 का वर्ष साहित्य की दृष्टि से काफी उत्पादक और सृजनात्मक रहा है। सैकड़ों की संख्या में नहीं, हजारों की संख्या में कृतियां आई हैं। वे विविध संदर्भों को लेकर है। यहाँ उनकी महज एक झलक है। 2020 में जब साहित्यिक गतिविधियां और सृजन का मंच सोशल मीडिया और डिजिटल माध्यम बन गया था, वहीं 2021 में हम इस दिशा में गुणात्मक परिवर्तन देखते हैं। साहित्य के कार्यक्रम, पत्र पत्रिकाओं और पुस्तकों का प्रकाशन हो रहा है। पुस्तक मेले आयोजित किए जा रहे हैं। यह साहित्य का पटरी पर लौटना है, या कहिए साहित्य के सन्नाटे का टूटना है। तो ये तो था, अगर आप लोग कहें तो कुछ पुस्तकों की झलक भी मैं इस दौर जो आई हैं और जो मुझ तक पहुंची हैं और जो उपलब्ध हो पाई हैं अभी मेरे पास, वो मैं आप लोगों को एक झलक भी उन्हें दिखा सकता हूं। मिथिलेश जी, या जी फिर दिखाएं, जी दिखाएं, दिखाएं। तो सबसे पहले मैं कविता संग्रह से शुरुआत करता हूं। ये साधो कोरोना जनहंता दिख रहा है? उस पर लाइट ज्यादा पड़ रही है। अच्छा, अब दिखा अब दिखा। हाँ, ये राम कुमार कृषक की कृति है। मिथिलेश जी की, जिसकी मैंने चर्चा भी की थी, औरत ही रोती है पहले। ये चंद्रेश्वर जी के दो पुस्तकों की मैंने चर्चा की। ये डुमराव नजर आएगा आपका, यह कविता संग्रह है डुमराव नजर आएगा, जिसकी काफी चर्चा भी है। और इसी तरह से भोजपुरी में भी आप कविता और गद्य दोनों लिखते हैं, तो भोजपुरी की यह किताब आई हमार गांव, ये चंद्रेश्वर जी की। इसी तरह से हमारे बीच में यहाँ दिविक रमेश जी हैं। दिविक रमेश जी की भी सांस घुटती है जब घुटती है सांस आदमी की, यह जब घुटती है सांस आदमी की, यह। और इसके साथ इसकी भूमिका अरुण होता ने लिखी, और जिसकी मैंने अपने परिचय के में चर्चा भी की है। और एक 50 कविताओं का, चयनित कविताओं का भी संकलन आया, जो अभी तत्काल मेरे पास उपलब्ध नहीं है। मैं भी तो इस 75वें साल में दिविक रमेश जी की ये दो कृतियां आई हैं, जो हमारी जानकारी में है। हो सकता है और भी आई हों। अवधि काव्य गाथा, हाँ देखिए, ये दिविक दिखा रहे हैं 50 कविताएं जिनकी मैंने चर्चा की। अवधि काव्य गाथा मोटी सी, ये देखिए, अवधि में है पाही माफी, बहुत ही इसकी चर्चा है। और इसे लेकर के लखनऊ में इसका विमोचन भी हुआ, जिसमें चंद्रेश्वर जी, रघुवंश मणि, स्वप्न श्रीवास्तव, आर.डी. आनंद जैसे शिवमूर्ति वगैरह जिसमें शामिल हुए थे। तो ये पाही माफी, और इसका दूसरा संस्करण भी आ रहा है। सुशील कुमार की कई किताबें, जैसे अभी जो इसी साल हाशिए की आवाज और पंसोखा है इंद्रधनुष करके अभी हाल में आने ही वाला है लोकोदय प्रकाशन से, जिसकी मैंने चर्चा की। जीवन जिस धरती का, राजकिशोर राजन का
यह कविता संग्रह राजकिशोर राजन। हाँ मीना सिंह का काली कविताएं दक्षिणी भूखंड और मैं, काली कविताएं दक्षिणी भूखंड और मैं करके उनकी ये मीना सिंह की है। और मीना सिंह का दूसरा कविता संग्रह आप म्यूट हो गए हैं कौशल जी, म्यूट हो गए हैं आप, अपने को अनम्यूट कर लें, अपने को अनम्यूट। हाँ हाँ, अब मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ अब आ रही है। हाँ, तो ये मीना सिंह की कृति है, कविता संग्रह है अशुभ बेला की शुभ कविताएं। अब युवा कवियों की देखिए सक्रियता। दिलीप दर्श महाप्रस्थान के पीछे ये रुद्रादित्य प्रकाशन से ये कृति आई है। उसी तरह से शिव कुशवाहा की दुनिया लौट आएगी, इसी साल यह कविता संग्रह उनका आया है, दुनिया लौट आएगी। प्रेम नंदन सपने जिंदा हैं अभी, ये लोकोदय प्रकाशन लखनऊ से यह कविता संग्रह है। विशाखा मुलमुले महाराष्ट्र की है और बोधि प्रकाशन से इनका संग्रह आया है पानी का पुल, पानी का पुल। बेगूसराय बिहार में वहां के स्थानीय कवियों को लेकर के एक संकलन नरेंद्र कुमार सिंह, जो एक पत्रिका भी वहां से निकालते हैं, उनकी ओर से जिला साहित्य अकादमी बेगूसराय ने करीब इसमें 100 वहां के स्थानीय कवियों का ये संकलन है, कविता कानन 3 करके ये कविता की पुस्तकें। मैंने साझा संकलनों की बात की थी कि प्रतिरोध में कविता, जिसका संपादन रंजीत वर्मा ने किया है, और जुटान के मंच पर जो विभिन्न भाषाओं के कवियों का कविता पाठ जो आयोजित किया गया था, वहीं से ये संकलन तैयार किया गया। इसमें हिंदी समेत 12 भारतीय भाषाओं की कविताएं, कवियों की कविताएं इसमें शामिल हैं, प्रतिरोध में कविता, और इसकी भूमिका मंगलेश डबराल ने लिखी। मेरे पिता, पिता विषयक कविताओं का संकलन सृजन लोक प्रकाशन ने छापा है और संतोष श्रेयांश इसके संपादक हैं। मेरे पिता। उसी तरह से नीलोत्पल रमेश ने एक साझा संकलन जिसमें 25 कवि और 25 उन पर आलोचनाएं हैं, नीलोत्पल रमेश ने इसका संपादन किया है और यह कृति रुद्रादित्य प्रकाशन से यह कृति आई है, यह साझा संकलन है। इसी तरह से झारखंड के कवियों को लेकर के नीलोत्पल रमेश के संपादन में बिंब प्रतिबिंब पब्लिकेशन से आया शाल वन धरा से, ये झारखंड के कवियों का है, एक संकलन है, साझा संकलन है। जो जैसे सृजन लोक ने दिव्यक रमेश जी पर जो उनके 75 साल पूरा होने पर विशेष अंक निकाला, ये है सृजन लोक का, है ना, जिसका संपादन संतोष श्रेयांश ने किया है। ये दिव्यक रमेश जी पर केंद्रित यह अंक है। उसी तरह से कथन का यह अंक जनवादी कथाकार, इस पत्रिका के संस्थापक संपादक, चिंतक, नाटककार रमेश उपाध्याय पर केंद्रित यह अंक है, विशेष अंक है कथन का, जिसका संपादन संज्ञा उपाध्याय ने किया है, यह कथन का है। उसी तरह से राजेश जोशी पर केंद्रित अंक है कविता बिहान का, जो लखनऊ से यह पत्रिका निकलती है और इसका संपादन नलिन रंजन और ज्ञान प्रकाश ने किया है।
नई धारा ने भी कोरोना को लेकर के अंक एक निकाला, मेरी कोरोना है, इसमें कोरोना काल में साहित्य करके यह नई धारा का एक अंक है। इसी तरह से जनपथ ने भी कोरोना को लेकर के एक अंक निकाला, विशेष अंक जनपथ का। ये पत्रिका आरा से निकलती है और अनंत कुमार सिंह इसके संपादक हैं। समीक्षा जैसी विधा को लेकर के कोई विशेष अंक निकालना ये अपने आप में कुछ अनूठा और अलग तरह का काम है। और कथा संवेद ने, जिसके संपादक हैं डॉक्टर शोभनाथ शुक्ल, इन्होंने कथा संवेद का समीक्षा अंक निकाला, जिसमें कविता, कहानी, संस्मरण, इन तमाम किताबों की यह समीक्षा है। इसमें मैंने उद्भ्रांत के पर निकले विशेष अंक की चर्चा की थी कि ये नागफनी, ये औरंगाबाद महाराष्ट्र से यह पत्रिका निकलती है और इसने उद्भ्रांत पर विशेषांक निकाला है। उसी तरह से बनारस से निकलने वाली पत्रिका सोच विचार ने काशीनाथ सिंह पर काशी के काशी करके उन पर यह एक अंक निकाला है। इसी तरह से गांव के लोग पत्रिका जो बनारस से निकलती है, उन्होंने सुभाष चंद्र कुशवाहा पर एक अंक निकाला है, एकाग्र निकाला है। लखनऊ में दलित चिंतक, लेखक, साहित्यकार एसके पंजम का इस कोरोना की दूसरी लहर में उनका दुखद निधन हुआ हम लोग के सामने, और यहाँ पर उनकी स्मृति में एक स्मारिका निकाली गई डॉक्टर एसके पंजम। उसी तरह से गांव के लोग ने दलित विशेषांक निकाला इस साल। गांव के लोग ने यह महत्वपूर्ण काम इस साल किया है, मोटा और अंक है दलित विशेषांक। इसी तरह से गाजीपुर में क्रिस्टोफर कार्डवेल, जो उमेश का संस्मरणात्मक आलेखों का संग्रह है और जिसकी मैंने चर्चा अपने इस आलेख में परिचय में किया था, ये गाजीपुर में क्रिस्टोफर कार्डवेल। इसी तरह से शेखर जोशी जी का मेरा ओलिया गांव, उनके यह भी एक संस्मरण है, उनका संस्मरणात्मक टिप्पणियों का एक संग्रह है। सुभाष चंद्र कुशवाहा की यह किताब भेल विद्रोह संघर्ष के 125 साल, यह किताब, और इसका दूसरा एडिशन भी आ रहा है, यह है। उसी तरह से सीमा आजाद, औरत का सफर जेल से जेल तक, ये वो जेल में बंद रही हैं और जिन औरतों के जेल में औरतों की कहानी है इसमें, कि किस तरह से किन स्थितियों में उन्हें जेल में रहना पड़ा और कैसे वो जेल पहुंची, और जेल भी भले ही समाज भी कैसे उनके लिए जेल बना रहा। जेल तो जेल है ही है, समाज भी एक जेल की स्थिति से अलग समाज भी नहीं था। इसी को लेते हुए इनकी ये 24 महिलाओं की ये कथा है, औरत का सफर जेल से जेल तक। अगोरा प्रकाशन ने एक नास्तिक का भविष्य लोक, ये रामास्वामी पेरियार पर एक पुस्तक है जो इस साल अगोरा प्रकाशन ने निकाला है। राम निहाल गुंजन जो आलोचक हैं, उनका है विश्व साहित्य चिंतन विविध आयाम, यह उनकी पुस्तक है। इसी तरह से राजू पांडे जो पत्रकार हैं और विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक विषयों पर लिखते रहते हैं, उनकी पुस्तक है तुम जैसा नहीं बनना है। वह इसी साल अगोरा प्रकाशन से यह भी किताब आई है। और नवारुण की एक और जो किसानों का दिल्ली पड़ाव, ये पुरुषोत्तम शर्मा का है, किसान आंदोलन को लेकर के है। और किसान आंदोलन को लेकर के इस नवारुण ने
2-3 किताबें और प्रकाशित की। एक जो विभास वर्मा और बलवंत कौर के संपादन में है, किसान आंदोलन, लहर भी, संघर्ष भी, जश्न भी, जिसकी मैंने चर्चा अपने परिचय में की है। और अंत में हम अपने साथी कॉमरेड गंगा प्रसाद, जो लखनऊ में लेनिन पुस्तक केंद्र के संस्थापक और उसके प्रबंधक रहे हैं, और जो लोग भी लखनऊ आते जाते रहे हैं, प्रगतिशील, जनवादी और क्रांतिकारी साहित्य पढ़ने में रुचि रखते हैं, वे जरूर लेनिन पुस्तक केंद्र पहुंचते और गंगा प्रसाद जी और उनके जीवन पर, उनके कर्म पर, उनके संघर्ष पर, और इसका संपादन अवधेश कुमार सिंह जो उनके साथी ने किया है, यह किताब है कॉमरेड गंगा प्रसाद। तो ये एक झलक थी जो अभी मेरे पास आसानी से जो उपलब्ध हो पाई, उन्हें मैंने आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया। तो यह इस साल को देखते हुए, और बहुत सारी और जैसे शिव कुमार यादव से लेकर बहुत सारी किताबें और आई हैं, प्रकाशन हुआ है, और एक बड़े प्रकाशकों का वर्चस्व और एकाधिकार टूट रहा है। तो मैं समझता हूं कि मेरी बात पूरी हुई। अब जी जी वार्ता को आगे। कौशल जी, मैं जोड़ दूं, मैं आपकी जानकारी में ये आपने पत्रिकाओं का जिक्र किया, समावर्तन में भी जी काला था। जी जी ठीक है ना। जी 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 एक जो है ना आलोक पर्व नाम की पत्रिका है, उसने भी निकाला है। जी बस ये मैं बताना चाहता हूँ ताकि उनके पत्रिकाओं के संपादकों को लगे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, मैंने पहले ही कहा कि ये एक झलक है, और जो चीजें हमारी नजर से गुजरी, हम तक पहुंची या हमारी जानकारी में आई, क्योंकि एक पूरे साल की इन सब चीजों को समेटना, ले आना अपने आप में मुझे लगता है कि समावर्तन का जो अंक आया उसमें कहीं ना कहीं आपकी भी भूमिका रही होगी, जो निरंजन श्रोत्री। हाँ, निरंजन श्रोत्री जी हमारे लिखावट मंच पर आए भी हैं, अपना कविता पाठ भी किया है और जुड़े भी रहे हैं। जी बिल्कुल। चंद्रेश्वर जी, मैं चाहूंगा कि लिखावट की ओर से इस कार्यक्रम का समापन करें। सबसे पहले तो मैं वरिष्ठ कवि और लेखक दिव्य रमेश जी को नमस्कार करता हूँ, और बहुत सारे साथी मंच में जुड़े हुए हैं। कौशल जी ने वर्ष का लेखा जोखा ईमानदारी के साथ और तैयारी के साथ प्रस्तुत किया है। खुशी की बात है कि लिखावट के इस मंच से वाराणसी से शिव कुमार पराग भी जुड़े हुए थे, दिल्ली से दिव्य रमेश भी, और भी कई साथी दरभंगा से, पटना से, अन्य जगहों से भी जुड़े हुए थे। तो मैंने देखा कि साल भर की साहित्यिक गतिविधियों का लेखा जोखा प्रस्तुत करना बहुत आसान नहीं है। हमारा जो हिंदी समाज है, जो हिंदी साहित्य की दुनिया है, जो उसकी गतिविधियां हैं, वो काफी उनका विस्तार है, और इलाहाबाद से भी साथी जुड़े हुए हैं। नहीं, मैं सबको नमस्कार करता हूँ। नहीं, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि कौन अपनी ओर से पूरी कोशिश की है कि जो 2021 का हिंदी साहित्य का परिदृश्य है उसको हमारे सामने प्रस्तुत कर सकें, और इस कोशिश में वो पूरी तरह से सफल हैं। पूरा आलेख उनका सिर्फ रचनात्मक ही नहीं था, बल्कि विश्लेषण परक भी था। और जिस तरह से उन्होंने अपने आलेख के आरंभ में ही कोरोना संकट की चर्चा की, किसान आंदोलन की चर्चा की, किस तरह
किसान संघर्ष की जीत हुई, सरकार का गरूर जो था वो टूटा, कमजोर हुआ। तो एक आलेख न सिर्फ सूचनात्मक है बल्कि वो बहुत एक बड़ा वितान रचता है, और संभव है कि कुछ सूचनाएं छूट जाएं, उससे बात बिगड़ती नहीं है। उन्होंने पूरी कोशिश की है और तमाम महत्वपूर्ण पुस्तकों, तमाम महत्वपूर्ण गतिविधियों का उन्होंने उल्लेख किया है, और पूरे देश में छोटे बड़े शहरों में भी जो गतिविधियां होती रही हैं और जो उन सूचनाएं पहुंचती रही हैं, सबका उन्होंने उल्लेख किया है। जाहिर सी बात है, उन्होंने कहा भी कि बहुत सी चीजें छूट गई हैं। मैं उनसे सहमत हूं कि पिछले साल 2 साल में जो हिंदी के बड़े प्रकाशक हैं, उनका वर्चस्व टूटा है, और कई शहरों से, इलाहाबाद से, वाराणसी से, लखनऊ से कई ऐसे प्रकाशक सामने आए हैं जिन्होंने बहुत अच्छी पुस्तकों का प्रकाशन किया है, और लगातार उन्होंने मेहनत की है और पाठकों तक पहुंचने की कोशिश भी की है। तो कौशल जी के आलेख में उन सारी बातों की चर्चा है। रश्मि प्रकाशन ने ही बहुत सारी पुस्तकों का प्रकाशन किया, उसमें खुद उसके जो प्रकाशक हैं, मालिक हैं, हरिप्रकाश उपाध्याय, उन्होंने अपनी पुस्तकों का प्रकाशन भी, कविता संग्रह का, अपने प्रकाशन से ही किया, जबकि उनका उपन्यास बखेड़ापुर नया गृह से ज्ञानपीठ प्रकाशन से छपा हुआ है। इसके बावजूद उन्होंने कहा कि नहीं, अपने उपन्यास का पुनर्प्रकाशन करेंगे रश्मि प्रकाशन से। तो बहुत सारे प्रकाशक इधर उधर सामने आए और बहुत सारी पुस्तकें कविता की, कहानी की, उपन्यास की, नाटक की, आलोचना की, निबंधों की प्रकाशित हुई हैं। तो एक भरा पूरा परिदृश्य है, और तथाकथित जो बहुत सारी ऑनलाइन संगोष्ठियां होती रहीं, लिखावट में एक प्रमुख संस्था है, और बहुत सारी संस्थाएं भी हैं जिन्होंने ऑनलाइन कार्यक्रम कराए, कविता पाठ कराए। उन सब का पूरा वृतांत या लेखा जोखा प्रस्तुत करना उतना आसान भी नहीं है। वो एक टीम वर्क का काम है और मेहनत का भी काम है। लेकिन कौशल किशोर जी लखनऊ में रहते हैं, और वो एक ऐसे कवि, लेखक और संस्कृति कर्मी हैं जिनके पास बहुत सारी किताबें, पत्रिकाएं, सूचनाएं पहुंचती रही हैं, और लिखावट ने पिछले साल की गतिविधियों के लेखा जोखा के लिए एक बहुत ही सही लेखक का चुनाव किया है, मुझे ऐसा लगता है। और ये सिलसिला लिखावट का ऐसे ही और आगे बढ़ता रहे, उसकी गतिविधियों से हम लोग जुड़े रहें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, और मिथिलेश जी को, साथी कौशल किशोर जी को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद चंद्रेश्वर जी। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग विदा लें। जी 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 यह प्रोग्राम लिखावट के YouTube पर रहेगा, जी जहाँ लोग देख सकते हैं, सुन सकते हैं जी। और आप सब लोगों से यह अपील है कि लिखावट के YouTube चैनल लिखावट दिल्ली को सब्सक्राइब जरूर करें। जी जी धन्यवाद। धन्यवाद।